हम लोग क्लास 10 के साइंस के स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें ये हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मतलब रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग धातु के गुण वगैरह के बारे में जाने थे और उसका कुछ रासायनिक गुण के बारे में जाने थे। आज हम लोग अधातुओं के गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि अभी तक कितना तत्व पाया गया है, लगभग 128 से 127 तत्व पाया गया है पूरा वर्ल्ड में, जिसमें से कुछ धातु है कुछ अधातु है। कुछ तत्व में दोनों को गुण होता है, धातु का भी और अधातु का भी। तो अभी हम लोग अधातु के गुण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका भौतिक अवस्था जान लेते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे धातु के बारे में, उसका भौतिक अवस्था अक्सर क्या होता है, ठोस पाया जाता है। लेकिन अगर अधातु का बात करेंगे तो ये इसका तीनों पाया जाता है, ठीक है। इसे ठोस अवस्था में पाया जाता है, कुछ द्रव में होता है, कुछ गैस के रूप में पाया जाता है। ऐसे कुछ धातु का नाम दिया हुआ है, कार्बन, सल्फर, ये सब क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। वैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैस अवस्था में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि धातु जो है उसका तीनों अवस्था हो सकता है, या तो ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर अधातु का बात करेंगे तो तीनों अवस्था होगा, और धातु का बात कर रहे थे वहाँ पर सिर्फ ठोस अवस्था में था, ठीक है। एक पारा ही था जो कि गैसियस अवस्था में था, लेकिन यहाँ पर तीनों अवस्था में रहता है। तो इस बात को पहला गुण याद रखना है। दूसरे में है कि इसमें क्या होता है, चमक होता है। क्या होता है, चमक होता है। तो चमक के बारे में दिया है, चमक होता है कि नहीं। तो अधातु में कोई भी चमक नहीं होता है। तो अभी हम लोग धातु के बारे में पढ़े तो उसमें क्या था, चमक होता है। लेकिन अधातु में क्या होता है, चमक नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें दो अपवाद भी हम लोग पढ़े थे, ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है। बाकी सब अधातु में तो चमक नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन जो होता है इस अधातु में चमक होता है। अब भंगुरता के बारे में पढ़ेंगे। तो भंगुरता क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि इसका तार वगैरह नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसका चदरे या तार नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रायः भंगुर होते हैं। मतलब इसको पीटने पर क्या होता है, बुकनी बुकनी हो जाता है, टूट जाता है। तो ये अधातु का ये एक क्या है, गुण है, जो इसको पीटने पर क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। इसीलिए इसका चदरे या तार नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्रायः क्या होता है, भंगुर होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब ऊष्मा और विद्युत का ये क्या होता है, चालकता के बारे में जानेंगे। तो ऊष्मा और विद्युत का ये कुचालक होता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो धातु होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है, लेकिन ये क्या होता है, कुचालक होता है। मतलब इससे क्या होता है कि इससे ऊष्मा ट्रांसफर नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, चाहे इसमें विद्युत ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऊष्मा का कुचालक बोला जाता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आता है, जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो जो भी अपवाद आता है उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए कि अपवाद वाला टर्म याद होना जरूरी है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है या क्या कुचालक होता है। तो ये सुचालक होता है, ये अधातु होते हुए, ठीक है। दूसरा है द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो देखो धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में बात करेंगे तो ये निम्न होता है, मतलब कम होता है। ये आसानी से क्या होता है कि पिघल जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से इसका द्रव्यनांक क्या होता है, कम होता है, मतलब तुरंत जम जाता है। और क्वथनांक भी इसको तुरंत उबल जाता है कम ही टेम्परेचर पर। इसीलिए इसका बोलते हैं कि क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होता है, तो कम होता है। अब क्वथनांक द्रव्यमान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या चीज़ होता है। तो ये होता क्या है कि क्वथनांक द्रव्यमान किसको बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ जब ठोस अवस्था में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वो द्रव्यनांक है, द्रव्यनांक है। और क्वथनांक क्या होता है, जब कोई पदार्थ किस ठोस अवस्था से क्या हो, पिघल कर भाप बन जाए, ठीक है, ठीक है, उबलने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका वो क्वथनांक होता है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है कि क्वथनांक और द्रव्यनांक जो होता है अधातु का वो बहुत कम होता है, ठीक है। और कुछ बात करेंगे फास्फोरस का, तो इसका द्रव्यनांक कितना होता है, 44 होता है, 44 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक का बात करेंगे तो 241 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये इतना टेम्परेचर पर ये उबलने लगता है, कौन, फास्फोरस। तो वैसे ही इसका हम लोग
क्वथनांक और याद रखना है कि द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, मतलब कम होता है। अगर कठोरता का बात करेंगे तो ये कठोर नहीं होता है। हम लोग जो धातु के बारे में पढ़े थे वो क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन ये जो अधातु होता है ये कठोर नहीं होता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना, ये कठोर नहीं होता है। घनत्व की बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि इसका घनत्व कम होगा, किसके रिस्पेक्ट में, अधातु के रिस्पेक्ट में, धातु के रिस्पेक्ट में। अधातु का घनत्व कम होगा। घनत्व का मतलब भी समझाया था, घनत्व का मतलब क्या होता है, कितना घाना है उसका जो कण है, कोई भी पदार्थ का जो कण होता है वो कितना पास पास है, तो उसी का हम लोग घनत्व कहते हैं। ज़्यादा पास रहता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो जो ठोस अवस्था में रहता है, हम लोग धातु का क्या पढ़ते हैं, धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है, इसलिए उसका जो घनत्व होता है ज़्यादा होता है। लेकिन ये क्या होता है, तीनों अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव और गैस, इसीलिए इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। ध्वनि के बारे में बात करेंगे तो इससे ध्वनि आवाज़ नहीं निकलता है। अगर अधातु है उसको पीटेंगे तो उससे क्या होता है, आवाज़ नहीं निकलता है। तो इसको हम लोग, इसका ध्वनि के बारे में कोई पूछेगा तो इससे क्या होता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलता है। अगर इसको पीटने से क्या होता है, बिल्कुल टूट कर चूर चूर हो जाता है, इससे आवाज़ कोई भी नहीं निकलता। अब हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, विद्युत धनात्मकता, मतलब उसमें विद्युत धनात्मक हो रहा था, इसमें विद्युत ऋणात्मक होता है। तब इसके बारे में भी यहाँ पर भी समझ लेते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि जो धातु होता है उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खो देता है अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। लेकिन अगर अधातु का बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब इसको हम लोग समझे, वहाँ पर हम लोग अच्छे से समझे थे कि इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहता है, वो क्यों अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है या दो इलेक्ट्रॉन दे देता है धातु, तो उसके बारे में जाने थे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों ले लेता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके पीछे राज क्या है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्या है, Cl है, तो Cl के पास नंबर ऑफ परमाणु संख्या इसका कितना होता है, Cl का, तो 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। तो 17 होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। तो Cl का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो सबसे पहला सेल में हम लोग को पता है कि कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। दूसरा सेल में कितना रहता है, 8, कितना हो गया, 2 और 8 10 वो हो गया, बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो, हमको पता है कि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी तत्व होता है, ठीक है, तो वो क्या चाहता है कि अपना लास्ट सेल पूरा फुलफिल कर ले, पूरा फुलफिल रहे। तो इसके पास के देखो, एक इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या होगा, ये अपना ऑर्बिट क्या होगा, इसका सेल, लास्ट वाला सेल क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट वाला में, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अदरवाइज इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, तब भी क्या होगा, इसके पास 2 सेल रहेगा, दोनों क्या रहेगा, फुलफिल रहेगा। तो इसके पास 2 ऑप्शन पड़ रहा है कि एक ऑप्शन है कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना लास्ट सेल का फुलफिल कर ले इलेक्ट्रॉन, या 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, फिर भी क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन, अपना सेल, लास्ट सेल फुलफिल रखेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ ये ऑप्शन आता है कि कोई अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो इसके कारण से क्या करता है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इसीलिए इसको क्या होता है, ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता इसमें उत्पन्न होता है कि मतलब ये क्या चाहता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑर्बिट पूरा कर ले। तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास क्या, 17 इलेक्ट्रॉन था और 17 प्रोटॉन भी था। शुरू में क्या था, 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब 17 माइनस चार्ज भी था, 17 प्लस चार्ज भी था। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, माइनस चार्ज बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कितना चार्ज हो गया, माइनस वो 18 को चार्ज हो गया, प्लस में 17 को चार्ज है, तो बचेगा कितना, निगेटिव चार्ज एक बचेगा, माइनस वाला एक चार्ज बच जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या दिखाते हैं, Cl माइनस दिखाते हैं, इसीलिए यहाँ पर Cl माइनस लिखते हैं। तो अब समझ में आया कि Cl माइनस क्यों लिख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, इसलिए कि इस पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से एक चार्ज, माइनस वाला चार्ज बढ़ जाता है, माइनस वाला चार्ज बढ़ जाने के यहाँ माइनस चार्ज दिखाना पड़ता है कि एक चार्ज इस पर आ गया है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन लेना क्यों चाहता है, और दूसरे में कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पर माइनस चार्ज क्यों आ रहा है। इस पूरे क्लियर समझ में आ गया। अब हम लोग, तो इतना हम लोग था भौतिक गुण था। अब हम लोग धातु है क्या, जो अधातु है उसके रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक गुण इसका क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक गुण आता है कि अगर धातु
अधातु जो है अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, यही जानना है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जब अधातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर या अभिक्रिया कर क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्सीजन बनाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो याद क्या करना है कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यही जो ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड जल में घुल कर क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है। ठीक है, जो अम्लीय ऑक्साइड बनता है फिर इसको अगर जल में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाते हैं, ये क्या है, कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन, कार्बन क्या है, अधातु है, अधातु को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिए तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मतलब क्या हो रहा है, अम्लीय ऑक्साइड बन गया। अब इसको हम लोग जब पानी में घुला देंगे, अम्लीय ऑक्साइड को पानी में घुला देंगे तो अम्ल बन जाता है। ठीक है, H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन से एक और चीज़ याद आता है कि होता क्या है ना कि हवा, एयर में क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा निकलते रहता है गाड़ी से, बहुत सारी चीज़ें जो फैक्ट्री वगैरह से, पॉल्यूशन की वजह से CO2 एयर में क्या होता है, पूरा फैल जाता है। जैसे ही फैलता है जब बारिश होता है तो उसमें क्या हो जाता है, बारिश के साथ CO2 का रिएक्शन हो जाता है। बारिश हुआ तो बारिश में CO2 के साथ रिएक्शन हो जाता है, तो रिएक्शन होकर क्या बना रहा है, अम्ल बना दे रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आज के डेट में क्या हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है। क्या बोलते हैं हम लोग, अम्लीय वर्षा हो रहा है, वर्षा हो रहा है। तो अम्लीय वर्षा क्यों हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एयर में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, CO2 का मात्रा रहता है, उससे क्या होता है, पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, पानी के साथ अभिक्रिया हो जाता है, पानी के साथ अभिक्रिया होता है, वो पानी कैसा बन गया, अम्ल बन गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि बारिश जो हो रहा है आजकल अम्लीय हो रहा है, तो कारण ये ही है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। जब कोई अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि अधातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड बनाता है। जैसे कि हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। तो वही हो रहा है कि अधातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। मतलब कोई भी क्लोराइड बनाएगा जो भी यहाँ पे अधातु रहेगा। अब 3 नंबर में है कि जल के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं अधातु। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अधातु क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो कोई पूछेगा कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो नहीं करता है। ठीक है, तो ये जल के साथ इसका अभिक्रिया नहीं होता है। अब 4 नंबर में है कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है धातु, तो धातुएं H2O संयोग के करके हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, हाइड्राइड बनाती है। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, उदाहरण के लिए उबलते हुए सल्फर पर गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ठीक है, होता क्या है, जब उबलते हुए गैस पर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन पर वहाँ पे सल्फर गैस प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन जहाँ पे है वहाँ पर सल्फर गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ठीक है, उसके बाद है अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, अम्ल के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करता है। तो जो अधातु होता है क्या होता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एक दो और चीज है, जैसे ऑक्सीकारक गुण। इसके पास जो अधातु होता है उसके पास कैसा गुण होता है, तो ऑक्सीकारक गुण होता है। ठीक है, ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया जो एवं समीकरण था, उसमें हम लोग अभिकारक गुण अवकरण के बारे में पढ़े थे। तो अभिकारक और अवकरण क्या होता है उसमें हम लोग डिटेल में पढ़े थे। तो अवकरण किसको कहते हैं, तो अवकरण क्या होता है, तो अवकरण हम लोग कब बोलेंगे, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, या तो हाइड्रोजन क्या करे, सहयोग करे, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े, या ऑक्सीजन निकले मतलब निष्कासन हो। या तो हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अधातु है वो क्या होता है, जो अधातु है वो होता है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक गुण कब हम लोग कहेंगे, जब, तो उसके जस्ट उल्टा हो जाता है, अवकरण के जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और ऑक्सीजन का संयोग होता है। जब ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो हम लोग बोलते हैं जब, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक गुण कहते हैं। तो हम लोग इतना याद रखना है कि जो अधातु होता है उसके पास कैसा गुण होता है, ऑक्सीकारक गुण होता है। तो ये था रासायनिक, मतलब रासायनिक गुण था किसका, अधातु का। अब हम लोग जानेंगे कुछ, देखो हम लोग अब पढ़ चुके हैं, अंतर ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, दोनों में अंतर लिखा हुआ है, ठीक है, धातु और अधातु में अंतर। तो धातु और अधातु में अंतर ऐसे भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर क्या लिखा हुआ है कि धातु क्या होता है, चमकीला होता है, अधातु क्या होता है, चमकीला नहीं होता है। लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है। इस बात को हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अगर 2 नंबर पर आते हैं, तो धातु क्या होता है, धातु प्राय ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो भी हम लोग जान चुके हैं, धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन अधातु जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन अपवाद इसमें भी है, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये धातु होते हुए भी हाइड्रोजन और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब 3 नंबर दिया हुआ है कि साधारण ताप पर अधातुएं प्राय ठोस होती है। जो साधारण ताप होती है, मतलब रूम टेम्परेचर जो होता है, उस पर जो अधातु होता है, धातु जो होता है वो क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि मरकरी या इसको बोलेंगे पारा, ये क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, साधारण ताप पर। लेकिन जब अधातु का बात करेंगे तो इसमें तीनों अवस्था रहता है, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। और 4 नंबर में दिया है कि धातु का घनत्व उच्च होता है। तो हम लोग धातु का घनत्व हम लोग पढ़े थे क्या होता है, ज़्यादा होता है, और अधातु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। धातु क्या होता है, आघातवर्धनीय होता है, मतलब इससे क्या होता है, या तो क्या कर सकते हैं, आघातवर्धनीय या तन्य होता है। तन्य मतलब इसको क्या कर सकते हैं, तार वगैरह बना सकते हैं या चादरा वगैरह बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं आघातवर्धनीय या तन्य बोलते हैं। लेकिन अधातु जो होता है वो क्या होता है, आघातवर्धनीय या तन्य नहीं होता है। इसमें भी एक अपवाद है, जो प्लास्टिक गंधक होता है, ये क्या होता है, तन्य होता है। इसका मतलब तार बनाया जा सकता है। अब कुछ रासायनिक गुण के आधार पर दोनों में अंतर दिया हुआ है धातु। तो रासायनिक गुण भी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो जो धातु होता है, धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। धातु का परमाणु क्या बनाता है, धनायन बनाता है। हम लोग पढ़े थे जैसे Na, जैसे पढ़े थे ना, Na क्या बनाता है, Na+ बनाता है, मतलब धनायन बनाता है। लेकिन अधातु जो होता है वो क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है, ठीक है, जैसे Cl-Br- इत्यादि। धातु तनु अम्लों से घुलकर, धातु जो होता है तनु अम्लों से घुलकर क्या बना लेता है, H2O गैस मुक्त करता है। तो जो हम लोग पढ़े थे ना, धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन जब अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है, इस चीज़ को भी हम लोग पढ़े थे। धातु जो होता है अवकारक होता है। तभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो धातु होता है क्या होता है, अवकारक होता है, और जो अधातु होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो अवकारक ऑक्सीकारक हम लोग अभी पीछे कुछ समय पहले डिस्कस किए, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर में दिया हुआ है, धातुएं सामान्य हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है। धातु क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है। लेकिन धातु जो है वो हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, ऐसा नहीं कि सारा धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है, कुछ अपवाद भी है, जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब क्या है कि ये सब धातु के साथ भी, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी अभिक्रिया करेगा, संयोग करेगा। वैसे ही हाइड्रोजन के साथ सहसंयोग हाइड्रोजन बनाती है। जो हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, संयोग कर सहसंयोजन हाइड्रोजन बनाती है, जैसे कि NH3, PH3, ये सब अधातु है जो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बन रहा है, ठीक है, H2O। तो इतना था हम लोग धातु और अधातु के गुण के बारे में जाने, और धातु का दोनों गुण जाने, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में समझे, ठीक है।
अब उसमें दोनों में अंतर भी जाने, दोनों के आधार पर, भौतिक के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर दोनों में अंतर। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे रासायनिक बंधन के बारे में। तो रासायनिक बंधन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो रासायनिक बंधन क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है रासायनिक बंधन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह रासायनिक बंधन जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। तो देखो, जब एक अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध के रखता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे यहाँ पर H2O है, ठीक है, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन का परमाणु है, इसमें दो हाइड्रोजन का परमाणु है, इसको क्या किया है, बांध कर रखा हुआ है, दो हाइड्रोजन को एक साथ बांध के रखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। ठीक है, तो ये जब अणु बना, इसमें क्या हो रहा है, अणु बना है तो इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग हाइड्रोजन का परमाणु क्या हुआ है, इकट्ठा हुआ है, तो उसको बांध कर कोई ना कोई तो रखा है ना कोई इसको बांध कर रखा है, तब तो दो हाइड्रोजन एक साथ बंधा हुआ है, दो हाइड्रोजन का परमाणु एक साथ बंधा हुआ है, तो कैसे बंधा हुआ है, कोई कुछ ना कुछ तो बंधन होगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन बोलते हैं। अगर मान लो इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें हम अगर वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ है, तो ये भी क्या है, एक अणु है, ये भी क्या है, एक अणु है। तो ये अणु में भी क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है, दोनों क्या है, एक साथ बंध कर रखा हुआ है, तभी तो वाटर बना है। अगर एक साथ बंध कर नहीं रहेगा तो वाटर बनेगा, अलग अलग हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो कभी भी वाटर फॉर्मेशन होगा नहीं, होगा, वाटर बन ही नहीं पाएगा। तो इसको बांध कर रखने का काम जो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन बोलते हैं। इस बात को अब क्लियर हुआ। जैसे कि ये कैसे बंधा हुआ रहता है, जैसे कि ये से रहता है, ये ऑक्सीजन हो गया, इधर से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये दिखाने का तरीका है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन एक साथ बंध कर बंधा हुआ है, एक साथ बंधा हुआ है, तभी तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, पानी बन रहा है, तो एक साथ बंधा हुआ है, तो बांधने का काम भी तो कोई ना कोई कर रहा है ना, जो कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी रासायनिक बंधन जो होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका का होता है, ये भी रासायनिक बंधन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये दो प्रकार का रासायनिक बंधन पढ़ेंगे, उसको देख लेते हैं ये दो प्रकार का कौन कौन सा रासायनिक बंधन होता है। तो पहला जो होता है वो विद्युत संयोजक बंधन होता है, इसको आयनिक बंधन भी बोलते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आयनिक बंधन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है विद्युत संयोजक बंधन होता है, या इसको आयनिक बंधन भी बोलते हैं। अब विद्युत संयोजक बंधन बोलने का एक कारण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, सहसंयोजन बंधन। दूसरा क्या होता है, सहसंयोजन, सहसंयोजन मतलब क्या, दो लोगों के सहमति से, दो लोगों की सहमति या दो या तीन, दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की सहमति जब होता है किसी काम को करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजन। ठीक है, और उसके बाद जब जुड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बंधन बोलेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के हम लोग पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले विद्युत संयोजन बंधन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो विद्युत संयोजन जो बंधन होता है उसके पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ है दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में। अब देखो, परमाणु में कंफ्यूज नहीं होता है कि परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण माना जाता है। परमाणु क्या होता है, कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब परमाणु के अंदर भी तीन छोटा छोटा कण होता है, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा कण को ही परमाणु कहते हैं। तो जो विद्युत संयोजन बंधन होगा वो क्या होगा, दो परमाणुओं के बीच में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में या एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों की, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो दो गो परमाणु होगा तो उसका एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक साथ जुड़ेगा, एक साथ जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो क्या होगा, रासायनिक एक बंधन होगा। वैसे रासायनिक बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत संयोजन बंधन कहते हैं। ठीक है, इसको ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है। अब जैसे कि NaCl के बारे में हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि NaCl कैसे जुड़ा हुआ है। जो NaCl है, सोडियम तो अलग है, क्लोरीन अलग है, तो दोनों का साथ में जुड़ने का तो कोई तो रीजन होगा ना, कोई कहानी इसके पीछे होगा, तब तो एक साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई दो चीज़ को एक साथ रख देने तो जुड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। कोई दो चीज़ को जुड़ने के लिए उसके पीछे तो कुछ राज होगा, तो उसको जुड़ा कैसे है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे जुड़ा हुआ है।
तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम याद दिलाना चाहते हैं जो कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सोडियम के पास क्या होता है Na प्लस होता है, ठीक है, और क्लोरीन के पास क्या होता है Cl माइनस होता है। ये प्लस क्यों होता है, ये माइनस क्यों होता है, ऑलरेडी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर इसके पास प्लस चार्ज से क्यों है, यहाँ पर माइनस चार्ज से क्यों है। तो हम लोग सबसे पहला चीज़ है विद्युत संयोजन के यहाँ पर बात हो रहा है, तो विद्युत बल के बारे में एक पढ़े थे हम लोग क्लास 8 में विद्युत बल के बारे में पढ़े थे। जब दो आवेश हम लोग पढ़े थे, जब दो आवेश हो, मान लो दो आवेश है Q1 और Q2, ठीक है, तो ये दो आवेश के बीच क्या होता है एक बल लगता है, ठीक है, ये दो आवेश के बीच क्या होता है बल लगता है। कभी भी दो आवेश रखा हुआ है, एक Q1 है एक Q2 है, मान लो अगर एक ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो आप कोई पूछेगा कि Q1 पर जो बल लग रहा है Q2 के वजह से वो किस दिशा में लगेगा, तो होता क्या है कि अगर ये प्लस है ये भी प्लस है तो इस पर जो बल लगेगा इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मतलब इसके वजह से जो बल लगेगा, तो ये जैसे मान लो कि ये वाला आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, जब इसको यहाँ पर लाएंगे तो इस पर क्या होगा बल लगेगा, इसको इधर फेंकना चाहेगा, इसको दूर ले जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन वही जब यहाँ पर एक यहाँ पर माइनस में हो गया और एक यहाँ पर प्लस में हो गया, ठीक है, एक माइनस में हो गया एक प्लस में हो गया, अब कोई पूछेगा कि इस पर जो बल लगेगा, इस पर जो बल लगेगा उस किस दिशा में लगेगा, इसके वजह से इस पर जो बल लगेगा इसको इस दिशा में लगेगा, और इस पर जो बल लगेगा इसके वजह से ये भी क्या होगा इसी दिशा में लगेगा। मतलब दोनों क्या चाहता है एक दूसरे के पास आना चाहता है। तो जब भी अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट मतलब क्या उल्टा, एक पर प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है, तो दोनों क्या होता है एक दूसरे के पास आना चाहता है। तो जैसे यहाँ पर Na प्लस है, ये भी क्या है इसके पास प्लस चार्ज है और इसके पास माइनस चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये क्या चाहेगा इधर जाना चाहेगा माइनस की तरफ, ये भी क्या होगा इधर ये प्लस की तरफ जाना चाहेगा। अब दोनों क्या होगा एक जगह जाकर जुड़ जाएगा। ऑब्वियस है कि जब दोनों तरफ से एक ही तरफ डायरेक्शन लग रहा है, ये इधर आना चाह रहा है ये भी इधर जाना चाह रहा है, धीरे धीरे क्या होगा पास आके ऐसे जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ता है वही क्या बना लेता है NaCl का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यही क्या बना लेता है NaCl का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हम लोगों को क्या समझ में आया इससे, ये समझ में आया कि इसमें क्या हो रहा है कि विद्युत बल का प्रयोग हो रहा है, विद्युत बल की वजह से क्या हो रहा है एक दूसरे से बंधन एक दूसरे से जुड़ रहा है। यहाँ पर दो तत्व एक दूसरे से क्यों जुड़ रहा है, तो विद्युत बल के वजह से जुड़ रहा है। अब विद्युत बल यहाँ पर क्यों काम कर रहा है जुड़ने में, तो इसलिए कि दोनों पर अपोजिट चार्ज है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसलिए एक साथ ये जुड़ रहा है। अब एक और चीज़ इसको दिखाने का एक और तरीका है, तो एक और तरीका से कैसे दिखा सकते हैं, देखो सोडियम के पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट जो सेल होता है उसमें जो लास्ट कक्षा में सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7 होता है, 7 होता है ना, तो इसके पास 7 होता है, इसलिए यहाँ पर एक क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा क्या इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर क्या आ जाता है माइनस चार्ज आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर माइनस चार्ज है जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज है तो क्या हुआ एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएगा, तो ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो ये एक दूसरे के पास आकर क्या होगा जुड़ जाएगा। तो जुड़ने का कारण यही है, ठीक है, तो जुड़ने का कारण समझ में। अब NaCl मान लो एक है Na और दूसरा मान लेते हैं, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। अब इस पर Na पर +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है। अब इसको एक साथ रखेंगे तो कभी भी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, जैसे इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है, तो ये क्या होगा इधर भागेगा और ये क्या होगा इधर भागेगा, तो एक दूसरे से क्या होगा अपोजिट भाग रहा है, मतलब दोनों पर सेम चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है एक दूसरे से दूर भाग रहा है। अब एक दूसरे से दूर भागेगा तो एक दूसरे से पास आएगा ही नहीं, तो एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएगा, तो इसमें इसीलिए कोई फॉर्मेशन इसमें कोई रिएक्शन अभिक्रिया इसमें नहीं होता है, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। लेकिन जैसे ही Na सोडियम और क्लोरीन को एक साथ लाते हैं तो इसमें क्या होता है विद्युत संयोजन बंधन से ये क्या होता है एक दूसरे से जुड़ जाता है, इसमें अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप समझ में आया होगा डिटेल में कैसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसी बात को अच्छे से समझने की यहाँ पर जरूरत था। तो अब विद्युत संयोजन बंधन के बारे में समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब सहसंयोजन बंधन के बारे में जानेंगे, तो अब सहसंयोजन में इसमें विद्युत वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो सहसंयोजन का पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, उसके बाद एक्चुअली इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इसमें क्या हुआ है जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अपने
क्या कर रहा है, जब दो परमाणु, इसमें भी क्या हो रहा है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, मतलब एक दूसरे से बातचीत कर लेता है कि हम एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तुम अपना इलेक्ट्रॉन इसमें मिला लो, तो हम क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, बंधन एक बना लेंगे। ठीक है, तो सहसंयोजन बंधन एक बना लेंगे। तो ये जुड़ने के बाद क्या करता है, अपना अष्टम पूरा कर लेता है। अष्टम पूरा करने का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी कोई भी तत्व, ठीक है, या कोई भी परमाणु हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी परमाणु जब अपने लास्ट सेल में, कोई भी परमाणु अपने लास्ट सेल में क्या करता है, जब अपना पूरा जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टम पूरा कर लेना। जैसे क्या होता है, अभी क्लोरीन का ही हम लोग यहाँ पर ऊपर में देख रहे थे, तो क्लोरीन का क्या था, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेकर यहाँ पे क्या किया, Cl माइनस बना लिया। तो Cl माइनस बना लिया, लास्ट सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया, अपना ये अष्टम पूरा कर लिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना अष्टम पूरा करना। तो इसमें क्या करते हैं सहसंयोजक बंधन में, कि इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक दूसरे से मिला के क्या करता है, अपना अष्टम को पूरा कर लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजन बंधन। अब यहाँ पर जानेंगे हम लोग, ये चीज़ समझेंगे, जैसे कि अगर यहाँ Cl का बात करेंगे, Cl2, तो ये भी क्या हो गया, अगर यहाँ पर Cl2 का बात करेंगे, इसका इसमें क्या होगा, दो को Cl जुड़ा हुआ है। अब ये दो Cl जुड़ा कैसे है, इस पर भी माइनस चार्ज है, इस पर भी माइनस चार्ज है, लेकिन ये फिर भी जुड़ा क्यों है, कैसे जुड़ा है, कोई तो भी रीजन होगा ना। तो इसमें तो क्या होगा, ऐसा अगर विद्युत के हिसाब से देखेंगे, विद्युत बंधन के हिसाब से, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। अगर विद्युत संयोजन बंधन के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे से, संयोजक बंधन के हिसाब से देखेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएगा। तो इसका जुड़ने का कारण क्या होता है, सह संयोजन बंधन के हिसाब से ये जुड़ता है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे जुड़ता है। अब मान लो इसके पास Cl है, ठीक है, तो इसका सबका खाली लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ठीक है, बाकी सब अष्टम पूरा है तो उसको हम लोग नहीं दिखाएंगे। लास्ट सेल में कितना होता है, तो 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे 7 गो दिखा दिए, इसके पास है, ठीक है। वैसे दूसरा Cl लिख दिए, दूसरा Cl के पास भी 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। देखो अब इसको अष्टम पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 गो, एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से क्या करता है, ये बेचारा कहता है कि देखो मेरा पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन का तुम भी यूज कर लो, लेकिन तुम्हारे पास भी जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी हमको भी यूज करने दो। क्या कहता है, ये दोनों अपने में सहमति कर लेता है कि मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है तुम यूज कर लो, तो तुम्हारे पास अष्टम 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो अष्टक पूरा हो जाएगा। और ये कहता है लेकिन तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमको भी यूज करने दो, ठीक है, उसका यूज हमको भी करने दो। मतलब एक चीज़ से दो काम। ये तो अपना इसका इलेक्ट्रॉन तो ये तो काम कर ही रहा है, लेकिन कह रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन का साझा कर लो मेरे साथ, एक मेरा इलेक्ट्रॉन तुम यूज करो और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक हम यूज करेंगे, तो ये मेरा भी अष्टक पूरा हो जाएगा। मतलब पूरा लास्ट वाला सेल में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये कोनो क्या कर रहा है, साझा कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का। साझा करके क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक बंधन बन जाता है, ठीक है, सहसंयोजन बंधन बन जाता है। इसी को ऐसे सिंगल लाइन से दिखाते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो एक ये सिंगल लाइन से दिखा देते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजन बंधन बोलते हैं। तो सहसंयोजन बंधन के हिसाब से ये दोनों क्या होता है, साथ में जुड़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक दूसरे से जुड़ गया। इस बात को अब समझ में आया। वैसे ही O2 को थोड़ा O2 का भी समझ लेते हैं, O2 का क्या कंसेप्ट है। तो O2 कैसे जुड़ा हुआ रहता है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो O2 के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल कितना होता है, 16 होता है। तो लास्ट में देखो यहाँ पर 6 कितना होता है, ऑक्सीजन के पास 8 गो होता है, परमाणु संख्या इसका कितना होता है, तो 8, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे, 2 2 4 2 6, ठीक है। ये हम दिखा रहे हैं इधर, हम लोग कहीं पर भी दिखा सकते हैं, ऐसा जो है कि यहाँ पर ही दिखा, देखिए कहीं पर भी दिखा सकते हैं 6 गो इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट वाला सेल का इलेक्ट्रॉन दिखाना रहता है, ठीक है। तो अब देखो इसके पास 6 है, तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे से साझा करता है इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तुम यूज कर लो, तुम भी यूज करो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, हम भी तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, तो मेरा भी अष्टक पूरा हो जाएगा, तुम्हारा भी अष्टक पूरा हो जाएगा। जिससे जब 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से एक बॉन्ड बनेगा। तो ये दोनों के बीच में जो
बंधन बनता है, क्या होता है, डबल बंधन बनता है, ठीक है। दो गो बंधन से ऐसे जुड़ता है तो ऑक्सीजन ऐसे O2 बनता है, ठीक है। दो गो ऑक्सीजन मिलके O2 ऑक्सीजन बनाता है, O2 ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। इसी को हम लोग द्विबंधन कहते हैं, मतलब दो गो बंधन जुड़ा तो इसको हम लोग द्विबंधन, उसके बारे में अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही Na2 जुड़ता है तो इसमें हम लोग त्रिबंधन बनता है, तो इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर वही आप सहसंयोजक बंधन का भी अलग अलग प्रकार होता है, तो एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो एकल सहसंयोजक बंधन क्या होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम पहले समझ लेते हैं। तो ये पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट बता देते हैं, इसमें अब कुछ खास नहीं रह गया। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग में, मतलब एक ही युग में मिलता है, ठीक है, कि साझा होता है, तब उसके एकल सहसंयोजक, मतलब इसमें का एक इसमें का एक ही मिला, ठीक है, तो इसको हम लोग एकल सहसंयोजक बंधन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन का देखते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन में क्या हो रहा था कि एक ही इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो यहाँ से ये क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बनाया, इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे द्विक सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं, इसको द्विबंधन कहते हैं। देखो ऑक्सीजन वाला में यहाँ पर क्या हो गया, पहले इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब संयोज करके दो सब संयोज करने वाले दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों, कितना इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझा करता है, तब उसके बीच में क्या होता है, द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। इसी को हम लोग द्विबंधन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, दो दो इलेक्ट्रॉन, इसका भी दो इलेक्ट्रॉन इसका भी दो इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, तो इसका जो बंधन बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विक सहसंयोजक बंधन बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाला का बात करेंगे, त्रिक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। तो त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो त्रिक सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझा होता है। कितना इलेक्ट्रॉन, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझा, जैसे कि क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का बंधन, ठीक है, NO2 का बंधन, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, दो नाइट्रोजन से के मेल से बना हुआ है। देखो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में, लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, इधर 3 दिखा देते हैं, इधर ऊपर एक नीचे एक, ऐसे कहीं पर भी दिखा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 2 दिखा दी, यहाँ पर 3 दिखा दी। अब देखो इसका अष्टक पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 गो है तो 3 गो और चाहिए। इसीलिए दोनों नाइट्रोजन क्या करते हैं, एक अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ये कहता है कि मेरा तुम इलेक्ट्रॉन 3 गो ले लो, तुम अपना मेरे से साथ साझा कर लो 3 इलेक्ट्रॉन का। तो ये इसके साथ साझा कर लेता है 3 इलेक्ट्रॉन का, और ये इसके साथ साझा कर लेता है 3 इलेक्ट्रॉन का। जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है 3 बॉन्ड बनता है, ठीक है, 3 गो बंधन बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, त्रिबंधन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, त्रिबंधन कहते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ 3 गो बंधन जुड़ता है, इसलिए इसको हम लोग त्रिबंधन कहते हैं। तो सब समझ में आ गया, त्रिक संयोजक, द्विक संयोजक और एकल संयोजक सहसंयोजन बंधन। तो तीनों के बारे में समझ में आ गया, त्रिक सहसंयोजन बंधन और द्विक सहसंयोजन बंधन और एकल सहसंयोजन बंधन। तो बस यही था बंधन के बारे में, ठीक है। सहसंयोजन बंधन 3 प्रकार के हम लोग देख चुके। अब हम लोग को करना क्या है कि इसके बाद हम लोग कुछ ऐसा चीज़ जानेंगे कि इसके बारे में क्या बोलते हैं, खनिज वगैरह के बारे में। खनिज हम लोग को कहाँ से मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, किस अवस्था में प्राप्त होता है, वो सब हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ और भी इसमें एग्जाम्पल देख सकते थे, जैसे कि यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है, जैसे CO2 का जुड़ना, जैसे होता है ना कि ये CO2 कैसे जुड़ा हुआ है। तो CO2 का जुड़ने का कारण क्या है, तो ये भी क्या होता है, सहसंयोजक बंधन को जैसे जुड़ा होता है। तो क्यों, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। ऑक्सीजन के पास 6 होता है। इसको सिर्फ देख लेते हैं, इधर 2 दिखा दिए, इधर 2 दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी 6 होता है। अब देखो इसको जोड़ने, ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ जुड़ना चाहता है तो क्या बोलेगा, कहेगा कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर मेरा के साथ साझा कर लो, तो मेरा क्या होगा, अष्टक पूरा हो जाएगा।
तुम मेरा दो इलेक्ट्रॉन ले लो और उधर से इस ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। तो तुम्हारा भी 8 वो पूरा हो जाएगा, दो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लो। तो ऐसा साझा करके क्या होता है, बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ से दो बॉन्ड बन रहा है, डबल बंधन। यहाँ से कैसे जुड़ रहा है, ओ फिर तो क्या हुआ, द्वि बंधन हो गया। ये दोनों के बीच द्वि बंधन के हिसाब से क्या हो गया, ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दो को, तो इसीलिए क्या लिखते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसे जुड़ के बनता है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जुड़ने का दो ही तरीका है। अभिक्रिया होने का दो तरीका होता है, या तो सहसंयोजन बंधन के हिसाब से हो या विद्युत संयोजन बंधन के हिसाब से हो। दो तरीका होता है कोई भी अभिक्रिया होने का। तो बस यही जानकारी लेना था। अब अगले क्लास में हम लोग खनिज के बारे में पढ़ेंगे, इस खनिज क्या होता है। ठीक है, आज हम यहाँ पर वीडियो आज यहाँ पर ही इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग खनिजों के बारे में जानकारी लेंगे।